क्लास 10th के अंतर्गत अर्थशास्त्र को देख रहे थे और अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 1 तथा अध्याय 2 को हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं और इस पर जो इम्पोर्टेंट नोट्स होता है वह भी हम दे चुके हैं। आज हमको तीसरा अध्याय चालू करना है, अध्याय 3 और अध्याय का नाम है मुद्रा व साख। मुद्रा व साख। इस लेसन के अंतर्गत हम लोगों को जानना क्या है, पहले हम लोग ये जानें कि यह लेसन की क्या उपयोगिता है और यह लेसन हमें क्या बताना चाहता है। वास्तव में इस लेसन के अंतर्गत बस 2-3 चीज़ों को जानना आवश्यक है। नंबर 1 कि विनिमय क्या है। नंबर 1 विनिमय क्या है। विनिमय का दूसरा चीज हम लोगों को जानना है कि विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम क्या है। तो विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम की यदि बात किया जाए तो वह क्या होगा, मुद्रा होगा। तो तीसरा हमें चीज जानना है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है। चौथा चीज हम लोगों को जानना है कि ऋण क्या है। ऋण क्या है। तथा पांचवा चीज हम लोगों को यह जानना है कि स्रोत के आधार पर ऋण कितने प्रकार के हो सकते हैं, यानी स्रोत के आधार पर ऋण कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और लास्ट में अगर छठवें पॉइंट की बात किया जाए तो स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह क्या है तथा इनके विकास में योगदान तथा महिलाओं के अथवा ग्रामीण लोगों के विकास में योगदान। यही हम लोगों को 6 चीजों पर इस लेसन के अंतर्गत डिस्कशन करना है। यानी विनिमय क्या है, विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम क्या है। तो मध्यवर्ती माध्यम क्या होता है, मुद्रा होता है। और यहां से हम लोग जानेंगे कि मुद्रा क्या है तथा यहां पर मुद्रा को जानने के बाद ऋण जानेंगे कि ऋण क्या होता है तथा स्रोत के आधार पर, यानी जो ऋण देता है वह क्या है, वह ऋण देने वाला वह ऋण का स्रोत होता है और उस स्रोत के आधार पर ऋण कितने प्रकार का होता है। तथा इसके अंतर्गत सबसे लास्ट में यह जानना है कि स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं तथा महिलाओं के विकास में स्वयं सहायता समूह कैसे योगदान देते हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह लोगों की आवश्यकता को या लोगों की ऋण आवश्यकता को कैसे पूर्ण करते हैं। हमें इस लेसन के अंतर्गत इतने ही चीजों पर डिस्कशन करना है। नंबर 1 की अगर बात करें, अगर नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 की बात थोड़ा सा प्रक्रिया के ऊपर है। बहुत से या कहें कि कुछ लोगों की ये शिकायत है कि मैं बड़ा लंबा क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ। उसके पीछे देखिए मेरा मोटिव ये नहीं है कि बहुत लंबा लिख करके और मैं लेंदी बना दूँ, बल्कि मेरा मोटिव होता है कि एक प्रश्न के ऊपर जो आंसर दे रहे हैं
उस पर कई प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाए, नंबर 1। और नंबर 2 कि कोई भी व्यक्ति सोशल साइंस को याद नहीं कर सकता है, उसको समझने की जरूरत होता है। उसको जब तक से नहीं समझेगा तब तक से वह याद भी नहीं होगा। अगर याद भी करना चाहता है और जब तक से उसे समझेगा नहीं कि यह क्या चीज़ है, तब तक से उसे याद भी नहीं होगा। और यही कारण है कि थोड़ा सा मेरा जो आंसर होता है वह लंबा हो जाता है। क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है? जैसे अगर हम यहाँ पर इस मुद्रा व शाख को, मुद्रा व शाख या मुद्रा और शाख को हमको लेसन को शुरुआत करना है। चलिए हम प्रश्न उत्तर से ही शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एक जो प्रश्न हम ड्राफ्ट करेंगे उसके अंतर्गत कितने प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो यहां पर हम लोग को एक ही प्रश्न हम ये कहते हैं कि मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम कैसे है? अब यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि स्पष्ट कीजिए, या फिर दूसरा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इसी पर, और सेम क्वेश्चन होगा कि मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम कैसे है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर पहले जो प्रश्न है उसमें उदाहरण नहीं पूछ रहा है, लेकिन दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? उदाहरण भी पूछ रहा है। तो अब यहां पर हमको क्या आवश्यकता होता है? एक उदाहरण देने की आवश्यकता होता है, क्योंकि अगर हम एक उदाहरण उसके अंतर्गत दिए हैं तो इस प्रश्न को समझना भी आसान होगा, तथा अगर ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर दूसरे प्रकार का क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त इस क्वेश्चन का जो हम आंसर देंगे उसके अंतर्गत अन्य किस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो अगर हम बात करें नंबर 1 की बात करें तो विनिमय प्रणाली क्या है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। या फिर अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो विनिमय प्रणाली या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, या केवल पूछ दे कि स्पष्ट कीजिए। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो लॉन्ग में पूछेगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो शॉर्ट में पूछेगा। लेकिन हमको क्या है, हम इसी प्रश्न का जो उत्तर दे रहे हैं उसी के अंतर्गत इसको भी शामिल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा क्वेश्चन आपका क्या मिल सकता है? तीसरा क्वेश्चन मिलेगा कि आवश्यकता का दोहरा संयोग से आप क्या समझते हैं? अब ये देखिए, यहां पर जो आवश्यकता का दोहरा संयोग पूछ रहा है, इसके अंतर्गत उदाहरण नहीं पूछ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहां पर अगर उदाहरण भी पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे कि सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। यहां पर हम क्या करेंगे कि इसी के अंतर्गत एक ऐसा उदाहरण क्रिएट करेंगे, एक ऐसा उदाहरण बनाएंगे जो इस प्रश्न को भी उत्तर में शामिल किया जा सके, इस प्रश्न के भी उत्तर में शामिल किया जा सके, इस प्रश्न के भी उत्तर में शामिल किया जा सके, और इस प्रश्न के उत्तर में भी शामिल किया जा सके। यही नहीं, अगर हम चौथे प्रकार का क्वेश्चन है,
अगर पांचवें प्रकार का क्वेश्चन की बात किया जाए तो मुद्रा, हमारा यहीं पर है, ये प्रश्न है कि अगर ये पूछा जाता है कि मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है तथा मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग को कैसे समाप्त करती है, कैसे समाप्त करती है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर, यानी जो उदाहरण रहेगा इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, यानी ये पांचों प्रकार के जो क्वेश्चन है, चाहे लघु उत्तरी में पूछते हो चाहे दीर्घ उत्तरी में पूछते हैं, एक ही प्रश्न से यह काम, इस प्रश्न के उत्तर से ही आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा लॉन्ग तो हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें इतने प्रश्नों को इसके अंतर्गत शामिल है। अगर हम इंडिविजुअल रूप से यानी अलग अलग इन प्रश्नों का उत्तर लिखें तो संभवतः बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कई प्रश्न आपको दिखाई देंगे, आपको घबराहट होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जब इस प्रश्न को समझना प्रारंभ करेंगे कि मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम क्या है, तो इसके अंतर्गत यह भी समझना की आवश्यकता होगी कि विनिमय क्या है, तब काम चल जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली कब इसको कहते हैं, इसका भी काम चल जाएगा। आवश्यकता का दोहरा संयोग, यानी कि विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकता का दोहरा संयोग कैसे घटित होता है, यह भी होगा। तथा मुद्रा जो मध्यवर्ती माध्यम है, किसका? विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम जो मुद्रा है, अगर इससे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मुद्रा क्या है तो आपको मुद्रा भी समझने में आसानी होगी। यानी सब कुछ एक ही जगह से आप समझ लेंगे। और ये 6 प्रकार के क्वेश्चन जो हैं, ये नंबर 1 है और इसके अंतर्गत जो 5 क्वेश्चन बन रहा है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत लंबा है। जैसे अगर हम कहें कि भारत में राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे हैं, तो भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो लंबे लंबे आपके आंसर दिखाई देंगे, और उसके अंतर्गत महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर चर्चा कीजिए। अब सत्याग्रह के अंतर्गत चंपारण की बात करें, रौलट एक्ट की बात करें, चाहे ये असहयोग आंदोलन की बात करें, खेड़ा की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, बरदौली की बात करें, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, सब कुछ तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह ही है। दूसरा नंबर कि इसके अंतर्गत केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन को शामिल किया है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को शामिल नहीं किया है। तो वहां पर हम एक ऐसे प्रश्न को ड्रॉप कर दिए, तो जिसके अंतर्गत चंपारण से यदि प्रश्न पूछता है तो भी आपका सॉल्व हो जाए, रौलट एक्ट से यदि प्रश्न पूछता है वो भी सॉल्व हो जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रश्न पूछता है वो भी आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। इसी प्रकार से बरदौली से पूछता है, अहमदाबाद से पूछता है, खेड़ा से पूछता है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूछता है, तो यह सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही प्रश्न से आपका हो जाएगा। और सबसे बेहतर चीज होता है कि जब हम प्रश्न को पढ़ने बैठते हैं, उत्तर को पढ़ने बैठते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सारी चीजें स्पष्ट होने के कारण आपको जल्दी से इस प्रश्न यानी कि जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर समझ में आने लगता है। तो आप याद करने के लिए सोचते हैं, तो याद करने के लिए क्या होता है कि आपको जो 150 वर्डों में लिखा गया है, चाहे 80 वर्डों में लिखने के लिए कहा जा रहा है, उसको आप 90 वर्डों में लिखवा दिया जाए, चाहे 160 या 170 वर्डों में आपको लिखवा जाए और आप बैठ करके रटें, तो क्या सोशल साइंस को रटना संभव है? मेरा मानना है कि नहीं। आप इस तरह से अगर इस चीज को समझेंगे तो नो डाउट आपका लेसन भी तैयार हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर कैसे देना है यह भी तैयार हो जाएगा, और तमाम तरह के जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं या इनको लॉन्ग क्वेश्चन में अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी इसका हम आंसर दे सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं। तो थोड़ा सा धैर्य रख करके नोट्स को पढ़िए, क्योंकि ये नोट्स है, ये कुंजी नहीं है।
इसको हम लोग नोट्स बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह नोट्स क्या करता है कि आपको नोट्स उस लेसन के मोटिव को समझाने का प्रयास करता है कि संपूर्ण रूप से आपको लेसन समझ में आ जाए। यही नहीं, इसके अंतर्गत बहुविकल्पी के जितने भी प्रश्न बनते हैं, बहुविकल्पी के प्रश्न भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। अब ऐसा मत सोचिए कि नोट्स के अंतर्गत जो सामान्य करके लिखते हैं, सामान्य जो स्पेशली बहुविकल्पी के लिए होता है, तो यह क्या है, यह दो प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। नंबर 1 कि जो बहुविकल्पी के लिए आंसर राइट आंसर होता है उसको आप देने में समर्थ हो जाएंगे, और दूसरा चीज कि उस लेसन के अंतर्गत जो फैक्ट है उसको बार बार पढ़ेंगे तो वो फैक्ट क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, और जब फैक्ट याद हो जाएगा तो इन प्रश्नों का उत्तर भी समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको फैक्ट याद है। केवल आपके माइंड में एक स्टोरी डेवलप करने की आवश्यकता है, तो आपका काम हो सकता है। तो यहाँ पर हम लेसन की शुरुआत करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, हमको भी याद है कि हम भी चाहते हैं कि छोटा छोटा ही लिखें, 150 वर्ड में ही लिखें, 80 वर्ड्स में ही लिखें, लेकिन मेरी मजबूरी है कि हमको उस प्रश्न का उत्तर समझाना पड़ता है, तभी आप समझ कर के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कोई भी इंजीनियर यह नहीं मांगता है कि आप अक्षरशः हूबहू उतारने का प्रयास करें, ये तो नकलची का काम है। आपसे ये रिक्वायरमेंट किया जाता है कि आप उस चीज़ को कितने बेहतर तरीके से समझते हैं और उसको कैसे प्लेस करते हैं, कैसे उसको आंसर के रूप में देते हैं, यही चीज़ आपसे रिक्वायरमेंट किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए। और दूसरा नंबर कि 150 शब्दों में कहा गया है, तो 150 लगभग 150 शब्दों में कहा जाता है। आपका अगर 150 से शब्दों से भी कम हो जाता है, 10 शब्द कम हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो कहना चाहते हैं वह पूर्ण होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि 150 के चक्कर में अपूर्ण करके ही कहे कि 150 शब्दों में ही मांग रहा है, तो चलो 150 शब्द तो हो ही गए, भले ही क्वेश्चन का आंसर अपूर्ण हो तो स्पष्ट नहीं होगा और वहां पर नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। भले ही वह 200 शब्दों में चला जाए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करना पड़ेगा, उस प्रश्न को समझाना पड़ेगा, क्योंकि जो जांचता है वह जानता सब कुछ है, लेकिन आपको यह मानकर चलने की आवश्यकता होता है कि वह कुछ नहीं जानता है। हम जो समझाएंगे वही वो जानेगा, और कि जितने बेहतर तरीके से आप समझाएंगे उतने बेहतर तरीके से आपको नंबर मिलेगा। हम लेसन की शुरुआत करते हैं विनिमय से, कि विनिमय क्या है। विनिमय क्या है, तो विनिमय को अगर डिफाइन किया जाए कि विनिमय क्या है, यहां से देखिए, यहां से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हम बोले हैं सबका आंसर इसी से मिलेगा। और कैसे मिलेगा देखते चलिएगा, मैं नोट्स भी दूंगा, उसके अंतर्गत भी यही शेड्यूल मिलेगा, और इसीलिए इसी क्रम के अनुसार पढ़ा रहा हूं कि विनिमय क्या है। तो विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से अदला बदली किया जाता है। अब देखिए विनिमय को जो डिफाइन किया गया है, तो फर्स्ट में क्या है कि विनिमय जो होता है वह एक क्या है, प्रणाली है, और इसके अंतर्गत वास्तव में क्या होता है, तो अदला और बदली होती है। किस चीज से अदला बदली होती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अदला बदली होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विनिमय कहते हैं। हम लोग इसको, चूंकि वस्तु का विनिमय होता है, इसीलिए हम लोग इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, क्योंकि इसके अंतर्गत जिन चीजों का विनिमय हो रहा है वह किसका हो रहा है, विनिमय
वस्तु का विनिमय हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से अदला बदली हो रहा है, यानी इसके विनिमय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से विनिमय होता है, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु से विनिमय होता है, यानी कि विनिमय के अंतर्गत वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से अदला बदली होता है। लेकिन विनिमय प्रणाली क्या है? विनिमय प्रणाली अभी हम जो कहे कि वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं, यह विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से अदला बदली किया जाता है। अब यह क्रय और विक्रय नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि दूसरे पॉइंट में कह सकते हैं कि विनिमय जो प्रणाली है, विनिमय प्रणाली क्रय विक्रय नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अदला बदली हो रहा है। इसके अंतर्गत क्रय और विक्रय नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो क्रय और विक्रय के लिए जो मध्यवर्ती माध्यम होना चाहिए, मध्यवर्ती माध्यम होना चाहिए, वह मध्यवर्ती माध्यम नहीं होता है। और यही कारण है कि यह जो विनिमय प्रणाली है, जो वस्तु विनिमय, जिसको हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के भी नाम से जानते हैं, इस वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का केवल अदला बदली होता है, बल्कि क्रय और विक्रय नहीं होता है। जैसे अगर उदाहरण की बात की जाए, यही उदाहरण हम लास्ट तक ले चलेंगे। आप उदाहरण वैसे चाहे तो अपने मन से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने मन से उदाहरण बना सकते हैं, लेकिन हम वही उदाहरण उठा रहे हैं जो कि आपकी किताब के अंतर्गत दिया गया है। जूता का उदाहरण दिया गया है। अब विनिमय के अंतर्गत क्या है कि जैसे जूता के बदले गेहूं, जूता के बदले गेहूं। अब क्या है, हमको हमारे पास जूता है और हम जूता किससे बदल लेते हैं? गेहूं से बदल लेते हैं। वो जूता भी क्या है, एक वस्तु है, और गेहूं भी क्या है, एक वस्तु है, और दोनों को आपस में हम लोग क्या करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, और इसे ही हम विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब ये चीज हो गया विनिमय प्रणाली। अब विनिमय प्रणाली की अगर बात किया जाए, अब या कहें कि वस्तु, अब यहां पर डायरेक्ट लिखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली लिखते हैं। अब केवल इससे काम नहीं चलेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, ध्यान रखिएगा, जितने भी चीज बता रहे हैं इसके अंतर्गत सबसे बहुविकल्पी का प्रश्न बन सकता है। ये बहुविकल्पी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और मैक्सिमम टाइम इस लेसन से जब बहुविकल्पी बनाता है, थोड़ा सा डीप में जाकर के बना दिया तो सोच लीजिए कि बच्चे गलत करके आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें बता रहे हैं वो सारे के सारे बहुविकल्पी के अंतर्गत एक प्रश्न के उत्तर के रूप में होता है। अब हम कह रहे हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसा कि हम जानते हैं कि विनिमय प्रणाली को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। यह क्या है, यह प्राचीन काल में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो इसी प्रकार से, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही लोग अपनी आवश्यकता तथा उपयोगिता की वस्तुओं का अदला बदली किया करते थे, आज भी अगर हम बात करें, जो वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें, तो आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन
देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैक्सिमम टाइम इसको देखने को मिलता है। तो आज भी यह प्रचलन में है। अब प्रश्न उठता है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली को हम लोग आवश्यकता का दोहरा संयोग क्यों कह रहे हैं? चूंकि विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तुओं का प्रत्यक्षतः, अभी हमने कहा ना कि वस्तुओं का प्रत्यक्षतः विनिमय होता है, यानी कि अदला बदली होता है। इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, दो वस्तुओं की प्रत्यक्षतः आवश्यकता होती है। यानी इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं वहां पर, जहां पर क्या होने चाहिए? दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनकी दोनों की आवश्यकता समान हो, समरूप हो। यानी यहां पर आवश्यकता क्या होनी चाहिए? दो व्यक्तियों का आवश्यकता कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो समान इस रूप में होना चाहिए कि हमें जूता से गेहूं लेना है। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए? जूता से गेहूं चाहिए। यानी जूता उसके पास है, लेकिन जूता के बदले उसे क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। दूसरा ऐसा व्यक्ति, उसको कैसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी विनिमय के लिए? वह किस प्रकार के व्यक्ति को खोजेगा? वह उसी व्यक्ति को खोजेगा जो गेहूं के बदले क्या लेना चाहता हो? जूता लेना चाहता हो। अगर वह गेहूं के बदले कोई दूसरी वस्तु लेना चाहता है, तब इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए इसको यहां पर दोहरा संयोग उत्पन्न हो रहा है। नंबर 1 संयोग क्या उत्पन्न हो रहा है कि यह जिस व्यक्ति को विनिमय के लिए इसे पहले व्यक्ति को आवश्यकता है, उसे दो चीजों की आवश्यकता है कि नंबर 1 कि उसे किस चीज की आवश्यकता हो, किस चीज की आवश्यकता हो? तो जूते की आवश्यकता हो, तभी तो ये जूता इससे लेगा। तथा दूसरी चीज कि जो जूता लेना चाहता है यहां पर उसे गेहूं के बदले लेना चाहता हो, क्योंकि तभी इसको, यानी कि इसको क्या मिल सकता है? गेहूं मिल सकता है। यहां पर दोहरा संयोग कैसे उत्पन्न हो रहा है? तो प्रथम संयोग यह उत्पन्न हो रहा है कि पहले व्यक्ति को क्या चाहिए? ऐसे व्यक्ति मिलना चाहिए जिसे जूता की आवश्यकता हो तथा गेहूं दे रहा हो। यानी पहली आवश्यकता क्या होगी कि उसे जूता की आवश्यकता हो, और दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि वह गेहूं के बदले जूता लेना चाहता हो। तो उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के लिए भी यहां पर दोहरा संयोग कैसे बनेगा कि पहले दूसरे व्यक्ति को कि उसे गेहूं के बदले जूता, दूसरे व्यक्ति को क्या आवश्यक है? तो दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता किस बात का है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गेहूं लेना चाहता हो तथा वह जूता देना चाहता हो। यह उदाहरण एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक चलेगा। इस लेसन के इस प्रश्न के अंतर्गत चाहे हम कोई भी अभी जिन प्रश्नों की हमने चर्चा किया उनमें से किसी भी प्रश्न का हम उत्तर दे रहे हैं, उसमें यह उदाहरण क्या होगा? फिट होगा। अब यहां पर देखिए आवश्यकता का दोहरा संयोग कैसे बन रहा है कि नंबर 1 हमने कहा कि जो पहला व्यक्ति है वह जूता से गेहूं उसको आवश्यकता है, तो वह कैसे व्यक्ति को खोजेगा? ऐसे व्यक्ति को खोजेगा जिसको जूता की आवश्यकता हो
और जूते की आवश्यकता ये पहला संयोग है, लेकिन दूसरा संयोग भी क्या होना चाहिए कि वह गेहूं के बदले जूता लेना चाहता हो। ठीक उसी प्रकार से दूसरे अगर व्यक्ति की बात करें तो दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा दोहरा संयोग उत्पन्न हो रहा है, तो उसे किस व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो गेहूं लेना चाहता हो, नंबर 1, तथा वह गेहूं किसके बदले लेना चाहता हो, तो जूता के बदले लेना चाहता हो, नंबर 2। यानी यहां पर क्या है, नंबर 1 और नंबर 2। यहां पर क्या हो रहा है, दोनों की आवश्यकता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, तभी यह काम हो सकता है, विनिमय हो सकता है, अन्यथा विनिमय नहीं हो सकता है। यहां पर कैसा संबंध दिख रहा है, तो आवश्यकता का दोहरा संयोग, इसी को हम लोग आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। इसे ही हम लोग आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। इसको इंग्लिश में डबल इंसिडेंट्स ऑफ वांट्स कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले व्यक्ति को जो आवश्यक होगा वह विनिमय के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो कि गेहूं के बदले में जूता लेना चाहता हो। ठीक उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होगी कि जूता के बदले वह क्या लेना चाहता हो, गेहूं लेना चाहता हो। इस तरह से इसी को हम लोग आवश्यकता के दोहरे संयोग के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। अब यहां पर तीसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। मुद्रा क्या है, मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम है। तो प्रश्न उठता है कि मुद्रा क्या है। पहले हम लोग मुद्रा को समझते हैं कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा मूल्य के माप व विनिमय का माध्यम है जो किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गत शब्द हम जानबूझ करके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब होता है जारी करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कभी कभी निर्गत शब्द का इस्तेमाल कर देता है। निर्गत किया जाता है तथा सरकार द्वारा विधि मान्यता प्राप्त हो। अब यहां पर देखिए, मुद्रा के लिए क्या आवश्यक है। मुद्रा के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा होता क्या चीज है, तो मुद्रा मूल्य का माप होता है तथा दूसरा चीज विनिमय का माध्यम होता है। हम लोग को प्रश्न का उत्तर क्या देना है कि मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम कैसे है, उदाहरण सहित कैसे है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। यही हम लोगों का प्रश्न था। अब यहां पर क्या आ गया कि मुद्रा क्या है, तो नंबर 1 कि मूल्य का माप है, नंबर 2 विनिमय का माध्यम है। इसके लिए क्या आवश्यक है, मुद्रा होने के लिए क्या आवश्यक है, तो किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा उसे जारी किया जाता हो, निर्गत किया जाता हो तथा सरकार के द्वारा विधि मान्यता प्राप्त हो। अब हम एक एक की अगर बात करें, तो अगर हम कहें कि सरकार के द्वारा विधि मान्यता प्राप्त हो,
तो इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है, किसी भी करेंसी को विधिमान्य करती है कि यह करेंसी चालू रहेगी, यानी कि विद्यमान है, इसके बदले में आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 8 नवंबर सन 2016 ईस्वी को विमुद्रीकरण किया गया। विमुद्रीकरण किया गया था, यानी कि सरकार ने क्या किया था, ये 8 नवंबर सन 2016 ईस्वी को सरकार ने क्या किया, विमुद्रीकरण किया। और इस विमुद्रीकरण के अंतर्गत उसने क्या किया था, अब केवल ये उदाहरण के रूप में ही नहीं है, इससे बहुविकल्पी के प्रश्न बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो विमुद्रीकरण किया तो उसके अंतर्गत एक लाइन में कह दिया कि 500 तथा 1000 की जो नोट हैं, जो कि लीगल है, अभी बाजार में उस चल सकता है, वो करेंसी चल सकती है, लेकिन 8 नवंबर सन 2016 ईस्वी को सरकार ने विमुद्रीकरण करते हुए कहा कि आज के बाद 500 तथा 1000 की जो पुरानी करेंसी है वह क्या हो, लीगल टेंडर नहीं होगी, यानी कि विद्यमान नहीं होगी। और इस तरह से वह क्या हो गया, यह कागज का एक टुकड़ा हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं था, कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि मुद्रा क्या है, मूल्य का माप है। दूसरी अगर चीज की बात करें तो वह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता हो। अब यहां पर देखिए, केंद्रीय बैंक के द्वारा किसी भी सभी देशों में मुद्रा को जारी करने के लिए केंद्रीय बैंक होती है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में मुद्रा निर्गम करने का राइट किसको है, अधिकार किसको है, तो रिजर्व बैंक, भारतीय, इसका पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, RBI। RBI नंबर 1 क्या काम करती है, तो वह मुद्रा का निर्गमन करती है, यानी कि मुद्रा को जारी करती है। ध्यान रखिएगा, निर्गमन शब्द आता है जारी करने के लिए आता है, और कभी कभी बहुविकल्पी के रूप में जो क्वेश्चन पूछता है उसके अंतर्गत यह कह देता है कि भारत में मुद्रा यानी करेंसी का निर्गम किसके द्वारा किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार इस शब्द पर हिट कर रहा हूं कि इस शब्द को आपके माइंड में होना चाहिए। तो अब रिजर्व बैंक क्या करता है, रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा जारी करने का काम करता है। अगर रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। अब इसने यानी कि रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था, उस समय ब्रिटिश सरकार थी, भारत सरकार तो था नहीं। लेकिन जब 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत ने 1 जुलाई सन 1949 ईस्वी को RBI को क्या कर दिया, RBI को राष्ट्रीयकृत कर दिया। इसके अंतर्गत RBI क्या करती है, अब RBI भारत में करेंसी जारी करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारत में जितने भी प्रकार की करेंसी है वह RBI के द्वारा ही जारी किया जाता है। लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का नोट जो होता है वह RBI के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है तथा वित्त मंत्रालय के द्वारा जो 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, सचिव का हस्ताक्षर होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी करेंसी यानी कि नोट जारी किया जाता है वह RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो RBI यानी कि
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल का होता है, गवर्नर जनरल का होता है। अब यहां पर देखिए, जो बहुविकल्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, वह बहुविकल्पी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत में करेंसी का निर्गमन यानी मुद्रा का यानी नोट का निर्गम किसके द्वारा किया जाता है? तो नोट का निर्गम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, जिसका संक्षिप्त नाम क्या है? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया। अगर इसको राष्ट्रीयकरण की बात अगर पूछ दिया जाता है कि कब इसको राष्ट्रीयकृत किया गया, तो 1 जुलाई 1949 ईस्वी को RBI को क्या किया गया? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इसके अगर हम इंडिविजुअल रूप से इसको भी पढ़ना है, क्योंकि RBI को देखा जाता है कि RBI के कार्य बताइए, तो उसके अंतर्गत भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत जो कार्य है वही कार्य उसके अंतर्गत भी आएगा। और यह क्या है? रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में जितने भी बैंक है, रिजर्व बैंक को यह सामान्य कस्टमर के लिए बैंक उपलब्ध नहीं होता है, यह केवल बैंकों का के लिए निर्देशन का काम करता है। और यही भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण और निर्देशन के अंतर्गत भी ही भारत के जितने बैंक हैं वे क्या करते हैं? संचालित होते हैं। तो इसको रखिएगा। मुद्रा के विषय में 2-3 चीजें और। अभी हमने कहा कि यह मुद्रा क्या है? यह मुद्रा जो किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया गया है तथा भारत सरकार के द्वारा विधि मान्यता प्राप्त है, वह क्या होती है? वह मुद्रा सर्वत्र का मतलब भारतीय राष्ट्र के सीमा के अंतर्गत, सीमा के बाहर नहीं, केवल सीमा के अंतर्गत ही सर्वत्र सर्व स्वीकृत तथा सर्वग्राह्य होती है, सर्वग्राह्य होती है। इसीलिए मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसीलिए मुद्रा को तरल संपदा कहा जाता है, तरल संपदा कहा जाता है, तरल संपदा कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो केंद्रीय बैंक के द्वारा नोट जारी किया गया है तथा उस नोट को भारत सरकार विधिमान्य घोषित की है, उसे कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता है। यह विधि मान्यता है, यह विधि के द्वारा दायित्व दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया गया है और भारत सरकार उसे विधिमान्य मानती है, उसे कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार नहीं करेगा। तो यहां पर यह स्पष्ट हो गया कि मुद्रा क्या है, तथा यह मुद्रा के विषय में एक और चीज है, यहां पर देखते हैं कि क्या है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, यानी जो हम विनिमय कर रहे हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का जो अदला बदली कर रहे हैं, उसका क्या बन जाएगी? अब मुद्रा क्या बन जाएगी? उसका माध्यम बन जाएगी। कैसे माध्यम बन जाएगी, इसको देखते हैं, तभी तो हम यह साबित कर पाएंगे कि मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम है। जैसा कि हमने कहा, पहले जो उदाहरण हमने कहा बनाया था कि एक व्यक्ति है और उसको क्या आवश्यकता है? जूता के बदले गेहूं, यानी उसके पास जूता है,
वह जूता से गेहूं खरीदना चाहता है। और दूसरे जो उदाहरण हम लोगों ने क्रिएट किया था उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि विनिमय के लिए किस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो गेहूं के बदले क्या लेना चाहता हो, जूता लेना चाहता हो। तब जाकर के यह क्या हो सकता है, यहां पर विनिमय हो सकता है। और यहां पर प्रश्न क्या है कि मुद्रा विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम कैसे बनेगा। यहां पर एक और प्रश्न बनता है, क्योंकि यहां पर क्या उत्पन्न हो रहा है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आवश्यकता का दोहरा सिद्धांत उत्पन्न हो रहा है। आवश्यकता का दोहरा संयोग उत्पन्न हो रहा है। तो इस संबंध में एक और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वह पूछा जाता है कि मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग को कैसे समाप्त करती है। सोदाहरण समझाइए। अब यहां पर देखिए कि जो विनिमय के लिए जो आवश्यक है वह क्या है, एक ऐसा व्यक्ति, यानी कि पहले व्यक्ति को विनिमय के लिए क्या आवश्यक है, तो एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो क्या करता हो, वह गेहूं के बदले में जूता लेना चाहता हो। तो यहां पर दोहरा संयोग जो उत्पन्न हो रहा है, वह दोहरा संयोग जो उत्पन्न हो रहा है वह दोहरे संयोग को कैसे मुद्रा समाप्त कर देगी और कैसे वह विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम बन जाएगी। अगर पहले व्यक्ति जो है वह चाहे तो जो विनिमय करना चाहता है, जो जूता के बदले में गेहूं लेना चाहता है, चाहे तो वह अपने जूते को किसी भी व्यक्ति को, यानी बाजार में जाकर किसी भी व्यक्ति को मूल भाव करके वह जूते को बेच सकता है। और वह क्या प्राप्त कर लेगा, मुद्रा ले लेगा। तथा उसी बाजार में किसी भी व्यक्ति से वह मोल भाव करके वह क्या खरीद सकता है, गेहूं खरीद सकता है। ठीक दूसरे अगर उदाहरण की बात करें, दूसरे व्यक्ति की बात करें, तो वह दूसरा व्यक्ति भी अपना, जिसको गेहूं के बदले जूते की आवश्यकता है, वह अपना गेहूं बाजार में किसी से मोल भाव करके, किसी से भी मोल भाव करके अपना गेहूं बेच सकता है और उसके बदले में क्या प्राप्त कर सकता है, मुद्रा प्राप्त कर सकता है। तथा बाजार में किसी भी व्यक्ति से मोल भाव करके वह क्या खरीद सकता है, जूता खरीद सकता है। इस तरह से यह क्या बन गया, जो मुद्रा है वह मुद्रा क्या बन जाता है, विनिमय का मध्यवर्ती माध्यम बन जाता है। और यह जो मध्यवर्ती माध्यम बनता है तो यह आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त कर देता है। क्यों दोहरे संयोग को समाप्त कर देता है, क्योंकि यहां पर जो आवश्यकता का दोहरा संयोग बन रहा था, जैसा कि इसके पीछे हम लोग डिस्कशन किए कि कैसे आवश्यकता का दोहरा संयोग बन रहा है, उस आवश्यकता के दोहरे संयोग अब यहां पर क्या हो जाएगी, अब समाप्त हो जाएगा। हम जब भी इच्छा करें हम बाजार में जाकर के अपनी वस्तु को बेच सकते हैं और उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा क्या होती है, सर्वस्वीकृत और सर्वग्राह्य होती है। वह कोई भी व्यक्ति बाजार में मुद्रा लेने से मना नहीं कर सकता है। और इस तरह से हम जो अपनी आवश्यकता और उपयोगिता की वस्तु को खरीद सकते हैं। यहां पर हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश नहीं होगी जो कि गेहूं के बदले में जूता लेना चाहता हो। ठीक दूसरे व्यक्ति के साथ भी वही परिस्थितियां लागू होंगी कि वह भी क्या कर सकता है, अपने गेहूं को बेच सकता है, किसी भी व्यक्ति को मूल भाव करके बाजार में बेच सकता है और किसी भी व्यक्ति से वह जूता ले सकता है। उसके लिए किसी भी संयोग की आवश्यकता नहीं होगी। वह किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है और किसी भी व्यक्ति से
जूता खरीद सकता है। तथा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा क्या करती है, मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त कर देती है। यहां पर आवश्यकता का अब दोहरा संयोग रह ही नहीं गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज हम लोग जो डिस्कशन किए उस डिस्कशन के अंतर्गत बहुत से प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर मिलेंगे, बहुविकल्पी के लिए भी आंसर मिलेगा यहाँ।